सभी बच्चों को आज राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो दिन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनकी एक छोटा सा एक वाकया बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के बहुत बड़े वकील हुए हैं, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। ये आप सबको विदित है कि राष्ट्र के एकीकरण में उन्होंने कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया, भूमिका निभाई। देशी रियासतों को भारत में विलय करके करवाया, एकता का उन्होंने संदेश दिया। तो एक बार क्या हुआ कि वो केस लड़ रहे थे, ठीक है, एक केस की पैरवी कर रहे थे। तो उनकी पत्नी बीमार थी। तो जब वो केस लड़ रहे थे तो बीच में उनके पास उसकी उनकी पत्नी की मृत्यु का तार आया। लेकिन लगातार वो लड़ते रहे। उसके बाद 2 घंटे तक और भी उन्होंने केस की पैरवी की और उस केस में वो जीते, ठीक है, क्योंकि वो बड़े कुशाग्र बुद्धि थे, बड़े बहुत अच्छे वकील थे। तो जब उनके साथियों ने उनसे पूछा कि भाई जब आपको 2 घंटे पहले पता लग गया था कि आपकी पत्नी का देहावसान हो गया है, मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे काम के प्रति अन्याय होता है। जिसके पक्ष में मैं केस लड़ रहा था, यदि मैं बीच में छोड़ता तो वो केस हार जाता। तो इस तरह की उनकी जो कर्तव्य परायणता थी, इस तरह की उनका जो कर्तव्य के प्रति जो वो लीन थे, या ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से वो अपने प्रोफेशन के प्रति निष्ठावान थे, ठीक है, वो बड़ा अतुलनीय था, अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा है कि आप मेहनत इतनी सरलता से करो, आप मेहनत जो है इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचाएगी। और बोला जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, शिक्षक भर्ती में अधिक उम्र वाले भी आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि ये जो न्यूज है ये डीएसएसबी की है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और ये एज एज क्या है कि पीजीटी में भी जर्नल की 18 से 30 है, टीजीटी में भी 18 से 30 है, जेबीटी में भी जर्नल की 18 से 30 है। जबकि 30 साल जेबीटी में तो हो सकती है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो ये मेरे ख्याल से 30 साल कम है। क्योंकि जब बच्चे का जब डिग्री और डिप्लोमा होता है तो पहले उसकी एज 27-28 हो जाती है, 29-30 तक चली जाती है, ठीक है। तो ये कैट के द्वारा कहा गया है, ये स्पेशल जो केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायीकरण है, कैट जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये ट्रिब्यूनल जो होता है, कैट कैट क्या होता है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी शिकायतें होती हैं, ठीक है, सेवा काल के दौरान जो भी समस्याएं होती हैं, उनका त्वरित जो निदान हो करती है कैट कैट करती है, ठीक है। तो कैट एक न्यायाधिकरण है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायाधिकरण है। इन्होंने स्पेशल कहा है, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को ये कहा है, कैट का यह जो फैसला है 45 याचिकाओं का निपटारा करते हुए, और उन्होंने स्पेशल इस मामले में स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षकों की भर्ती की थी, उसके बाद से कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो पिछले 4 साल से शिक्षक के पद पर कार्यरत होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो अभी जो डीएसएस भी तो एग्जाम कंडक्ट करती है, हालांकि वहाँ 3 प्रकार की एजेंसियां हैं, एमसीडी है, एनडीएमसी है, ठीक है, डीओई है। तो ये 3 प्रकार की जो है जहाँ पद रिक्त होते हैं तो अपनी जो भी रिक्विजेशन है वो रिक्विजेशन डीएसएसबी को भेजते हैं, और डीएसएसबी फिर एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये यहाँ जो जिक्र है वो प्राथमिक यानी कि जेवीटी टीचर का है, ठीक है। हालांकि जेवीटी टीचर की अभी नोटिफिकेशन आया था, मेरे ख्याल से 10 सितंबर को था। अभी मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर लास्ट डेट थी फॉर्मों की। टीजीटी की भी अभी नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो लगभग वो लास्ट डेट तो हो चुकी है, लेकिन जब इनको 3 से 4 साल 3 साल की जब छूट दी गई है, जनरल में 18 से 33 हो जाएगी, ठीक है, यदि 4 साल की छूट है तो 34 हो जाएगी। तो उसी तरह नियमानुसार ओबीसी और 3 साल बढ़ जाएंगे, एससी एसटी और 5 साल बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से सैकड़ों युवाओं को फायदा होगा। तो ये फायदा तो जब होगा जब इनको दोबारा से फिर रीएड होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर लास्ट डेट थी जहां तक मुझे जानकारी है। तो ये उन बच्चों के लिए फायदा है जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। डीएसएसबी में
डीएसएसबी का एग्जाम फाइट करके डीओई में जाना चाहते हैं, एमसीडी में जाना चाहते हैं, या फिर एनडीएमसी में जाना चाहते हैं, दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं, दिल्ली में अध्यापक बनना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र के निर्माता बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और अब हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि भाई अध्यापक आप कैसे बने, आप कैसे तैयारी करें, क्योंकि बहुत जल्दी आपका एग्जाम 2021 में हुआ था और अब 2025 तो निकल गया, 26 में एग्जाम होगा आपका। तो इतना लंबा इंतजार हो गया, इतनी लंबी आपकी तैयारी होगी, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भाई डीएसएसबी में कैसे किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली डीएसएसबी के तहत ही मैं लेक्चरर हूँ दिल्ली में, ठीक है। डीएसएसबी में हूँ, बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। तो 2012 से मैं डायरेक्ट लेक्चरर लगा था। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या करें। आप करें ये, आप करें ये कि देखो, एक तो जेवीटी हो गया, एक आपका टीजीटी हो गया, और क्वालिफिकेशन वो तो सभी को पता ही है भाई। जेवीटी के लिए 10+2 में 50%, सी टेट लेवल 1 का पास होना चाहिए, लेवल 2 का। पीजीटी के लिए कोई सी टेट नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न पे बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको आपको तैयारी और अच्छे तरीके से कैसे करनी है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो मैं आपको बताता हूँ, वन टायर एग्जाम होता है, इसमें दो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ जो मेन होता है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग का फर्क होता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग केवल उन के लिए दिक्कत करती है जिनकी तैयारी कम होती है, अल्पज्ञानी के लिए। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। बाकी जो अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, तो चाहे जेवीटी हो, चाहे आपकी टीजीटी हो, चाहे आपकी पीजीटी हो, फर्स्ट पेपर तीनों के लिए कॉमन होता है। और कॉमन क्या होता है कि 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं यहाँ, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। अब वही टीजीटी में भी सेम पहला पेपर, वही इसमें भी पहला। यहाँ जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड जो पेपर होता है टीजीटी का, वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है। आपका सब्जेक्ट क्या है, एसएसटी है, साइंस है, मैथ है, तो हिंदी है, संस्कृत है। तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट विद आपकी शिक्षण विधियां होती हैं। शिक्षण विधियों की बात करें तो पेडागोजी, ठीक है, कि कौन से विषय को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कौन सा टॉपिक। तो ये पेडागोजी, सीडीपी जिसको हम बोलते हैं। तो सीडीपी विद पार्टिकुलर आपका सब्जेक्ट, सेम वही पीजीटी में पहला पेपर कॉमन है, सेकंड आपका ये है। 0.25 आपकी हमेशा से डीएसएसबी में नेगेटिव मार्किंग रही। अब आपको देखो, जिसका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा होता है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, जिसका फर्स्ट पेपर एक ही दिन दोनों एग्जाम होते हैं, तो जिसका पहला पेपर बहुत अच्छा होता है उसका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होता है। पहला पेपर जो आपकी हिंदी है, इसमें पैराग्राफ के साथ आपको प्रैक्टिकल हिंदी ज्यादा तैयार करनी है। जो जहां मैं कहूँ तो एक आर्थी हो गए, अनेकार्थी हो गए, विपरीतार्थी हो गए, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, मुहावरे लोकोक्तियां हो गई। तो प्रैक्टिकल हिंदी कह सकते हैं, ये आपको अच्छे लेवल की। इसमें लिटरेचर नहीं आता है, इसमें ग्रामेटिक पोर्शन ही होता है। जैसे अलंकार आ गया, या फिर मैं कहूँ तो समास हो गया, संधि हो गई, संधि विच्छेद हो गए। तो इस तरह की जो प्रैक्टिकल चीजें, टेक्निकल जो हिंदी है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। मैथ की बात करें तो लेंथी जरूर आते हैं, लेकिन लगभग आपका कंप्लीट अर्थमेटिक आता है। जहाँ अब तक जो एग्जाम हुए हैं, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं थोड़े से लेंथी हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो ये मैथ थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन होती है। तो मैथ लेंथी होता है, अर्थमेटिक होता है, तो ये भी आसानी होता है। रीजनिंग भी लगभग नॉन वर्बल ज्यादा होती है, वर्बल और नॉन नॉन वर्बल यहाँ रीजनिंग ज्यादा होती है। जीके जीएस जो है, यहाँ केवल आपको करंट अफेयर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स, ठीक है। टेक्निकल जीके जिसको हम बोलते हैं, तो करंट अफेयर्स आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। कोई भी समसामयिकी लोगे, मंथली प्रतियोगिता, दर्पण प्रतियोगिता, या फिर साहित्य सीरीज आती है, तो ये करंट अफेयर्स ज्यादा होती है। इंग्लिश में वैकअप ज्यादा होती है, वैकबलरी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा वैकअप अपनी स्ट्रोंग करोगे तो इंग्लिश का पोर्शन आप आसानी से करोगे। तो ये फर्स्ट पेपर जिसका अच्छा होता है वो आसानी से इसको निकालता है। और बहुत जल्दी आपको जो एज की छूट है वो मिलने वाली है, क्योंकि कैट द्वारा जो फैसला दिया जाता है वो सर्वमान्य होता है। जो केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण होता है वो इसी विषय में काम करता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की क्या शिकायत है, उनका निदान कैसे किया जाए। तो बहुत जल्दी आपको अवसर मिलेगा। जो एज फैक्टर की वजह से वो बाहर हो गए थे इस भर्ती से, अपना प्रयास करते रहो, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो। जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, ठीक है।
और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।